जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो जी, आज है 3 मई और आज है आप सभी का क्लास 12 फिजिक्स का कंपार्टमेंट एग्जाम, राइट। ये वीडियो रात में मैं 1:30 बजे अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये वीडियो आप सभी तक पहुंचेगा मॉर्निंग में 6 बजे, ऑलराइट। देखो जी, एक चीज और, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि कमेंट करते हैं कि भैया आप मुझे बताओ कि ये जितने सारे भी क्वेश्चन आप करा रहे हो, ये सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे ना, पक्का तो आएंगे ना। एक चीज मैं आपको क्लियर बता देना चाहूंगा, बिहार बोर्ड का मेरे से वैसा कोई रिलेशन है नहीं कि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा वही एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाए चीजें, राइट। लेकिन एक होती है प्रोबेबिलिटी, राइट, कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जितने सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये सारे के सारे पीवाईक्यू है, तो तुम समझ सकते हो कि जो आपका बिहार बोर्ड होता है वो हर बार पीवाईक्यू क्वेश्चंस को रिपीट करता है, राइट। तो पीवाईक्यू क्वेश्चंस तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ऑलराइट। बाकी मैं गारंटी नहीं लेता कि हाँ जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वही एज इट इज छपेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। बाई चांस 2 4 10 मैच कर जाते हैं, और करेंगे भी, इस बार भी करेंगे, ठीक है। लेकिन भाई कोई गारंटी नहीं लेता कि हाँ मैं जो पढ़ाऊंगा वही चीज़ आएगा, ठीक है। लेकिन जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको क्लियर कराऊंगा। बाकी ज़्यादा बात ना करते हुए, आपका 9 बजे से एग्जाम है, ठीक है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, यानी कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज चार्ज इट मास, यानी कि जब भी कोई वस्तु को तुम आवेशित करते हो तो उसका जो द्रव्यमान होता है वो भैया बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, मे इंक्रीज और डिक्रीज, ओके। अब इसके पीछे मैं ज्यादा डीप में जाने की कोशिश नहीं करूंगा क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है, ओके। तो डी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कि कूलम बल है, ठीक है। व्हाट इज कूलम बल। जो आपका कूलम बल होता है वो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि वैद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक में होता है, राइट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4.78 गुने 10⁻⁻10। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर कि अस्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। जो आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अस्थिर का बात कर रहा है, तो जो आपका अस्थिर फील्ड होता है, अस्थिर वैद्युत क्षेत्र होता है, वो आपका संरक्षी होता है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने 5 नंबर कि यदि समरूप वैद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो सम विभव क्या होगा। अगर एक्स अक्ष की दिशा में पूछे तो आंसर होगा तुम्हारा वाई जेड, ठीक है। लेकिन अगर एक्स की जगह अगर वाई ही रहता तो यहां पे हो जाता एक्स जेड, और अगर जेड रहता तो हो जाता एक्स वाई। तो एक ट्रिक है जिनकी मदद से तुम चीजों को याद रख सकते हो, ओके। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आप सभी के सामने कि एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देना चाहूंगा। जो आपका आवेश होता है, आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है तुम्हारा कूलम, और जो तुम्हारा ईएसयू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये तुम्हारा सीजीएस मात्रक होता है आवेश का। तो इन हर एक चीजों को तुम ध्यान में रखोगे, ओके। एक कूलम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है, याद रखना 3 गुने 10⁻⁹ ईएसयू होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, हमेशा सतह के लंबवत होती है, यानी कि इट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के सामने, सॉरी 7 तो हो गया ना, 8 नंबर कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाता है, ठीक है, तो उसके भीतर का जो विभव है वो याद रखना धनात्मक और समरूप होगा, ठीक है, यानी कि विल बी पॉजिटिव एंड आइडेंटिकल। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो इसकी जो तीव्रता, सॉरी इसकी जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने 100% करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर में 2QL, राइट। अब 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, Q तुम्हारा चार्ज है, इसका मात्रक होता है कुलम, एंड L क्या है, यहाँ पे लंबाई होता है। तो लंबाई को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, मीटर से डिनोट करते हैं। तो कुलम इंटू मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में मुझे दिख रहा है। और एक चीज ध्यान देना, इसका एक और मात्रक होता है जो कि होता है डिवाई, और ए भी ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है कि डिवाई किस राशि का मात्रक है, या फिर ऐसे दे देगा कि भैया वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, ठीक है। और ऑप्शन में कुलम इंटू मीटर न रह के डिवाई भी आपका कोई ऑप्शन में हो सकता है, तो तुमको डिवाई ही टिक करना होगा उस टाइम, राइट। तो ये दोनों मात्रक होते हैं, तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर कि एक अस्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगर कोई आवेश तुम्हारा अस्थिर है, रुका हुआ है, तो वो केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न कर सकता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है
कि जब एक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत द्विध्रुव के लंब अर्धक के अनुदिश लाया जाता है तो तब जो तुम्हारा किया गया कार्य होता है हमेशा याद रखना वो होता है शून्य यानी कि जीरो। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दो समान धारिता सी यानी कि तुम्हारे पास क्या है, दो समान धारिता वाले संधारित्र यानी कि तुम्हारे पास दो संधारित्र हैं। ठीक है, जिसे मैं C1 और C2 से डिनोट कर रहा हूं और दोनों का जो कैपेसिटेंस है, दोनों का जो धारिता है वो सेम ही है, तो C मान लेता हूं मैं। यहाँ फिर दे रखा है दो समान धारिता C वाले संधारित्र को अगर तुम समांतर क्रम में जोड़ोगे, राइट। तो समांतर क्रम में जोड़ने का क्या फॉर्मूला होता है, C1 अपॉन में C2। ठीक है, इस तरीके से जुड़ता है। C1 का वैल्यू भी C है, C2 का वैल्यू C है यानी कि 2C। अगर तुम इन्हें समांतर क्रम में जोड़ोगे तो जो तुम्हारा समतुल्य धारिता निकलेगा वो हो जाएगा 2C, यानी कि ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर कि एक परावैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर जो धारिता का मान होता है, द वैल्यू ऑफ अ कैपेसिटेंस व्हेन अ डाइइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द बार्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो भैया क्या हो जाता है, संधारित्र का जो धारिता होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि धातु का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है या फिर धातु का परावैद्युतांक कितना होता है। द डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, मैंने आपको इसके पिछले वाली वीडियो में बता रखा है। और कौन कौन चीज का मैंने बताया था आपको, पानी का बताया था, धातु का भी बताया था और साथ में निर्वात का भी बताया था, सबका याद रखो। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए धातु का परावैद्युत स्थिरांक वो होता है इन्फिनिटी, राइट, इन्फिनिटी। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगर तुमसे पूछा जाए पानी का, तो पानी का याद रखना 81 होता है, सॉरी 80 होता है और कोई कोई केस में 81 भी होता है। ओके, निर्वात का क्या होता है, निर्वात का तुम्हारा परावैद्युत स्थिरांक होता है 1, क्या होता है 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक 10 ओम तार की लंबाई को खींचकर, जैसे तुम्हारे पास 10 ओम का एक तार दिया गया है, ठीक है, और इसकी लंबाई को खींचकर क्या कर दिया जाता है, तिगुना यानी कि 3x। तो भैया इसका जो तार का नया प्रतिरोध होगा वो भी तिगुना हो जाएगा, राइट, यानी कि 90 ओम। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 17 नंबर कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, दो क्वेश्चन करे जाते हैं आपसे, एक आदर्श वोल्ट मीटर और एक करा जाता है आदर्श आमीटर। ठीक है, मैं दोनों को बता दे रहा हूं, दोनों का ध्यान में रखना। अगर तुमसे पूछा जाए आदर्श आमीटर का तो याद रखना इसका होता है 0 यानी कि शून्य, लेकिन अगर आदर्श वोल्ट मीटर का पूछे तो इसका होता है अनंत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ताप का मान 3 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोधकता गुणांक का क्या मान हो जाएगा। इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीजेस बाय 3 डिग्री सेल्सियस देन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कोफिशिएंट विल चेंज टू, वो भैया बढ़ जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रिक बल्ब का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है। देखो सबसे पहले याद रखना, प्रथमतः तुम्हारा बढ़ता है यानी कि स्टार्टिंग में बढ़ता है, देन उसके बाद क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। फर्स्टली इंक्रीजेस देन बिकम कांस्टेंट, बाद में कांस्टेंट आपका हो जाता है। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाता है। व्हेन अ मेटल वायर इज हीटेड इट रेसिस्टेंस इंक्रीज, अगर किसी तुम धातु को क्या करोगे, गर्म करोगे और उसका प्रतिरोध बढ़ रहा है, क्या है उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, जब किसी धातु के तार को तुम क्या कर रहे हो, गर्म करोगे ना, तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो करेगा इंक्रीज। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर कि किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है। द रीजन फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर इज, तो किसी चालक में वैद्युत धारा के प्रवाह का क्या कारण है। याद रखना विद्युतीय विभव में अंतर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही 100% करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी 22 नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मेजर बाय, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा हम लोग किस चीज को मेजर करते हैं, तो याद रखना हम लोग एनर्जी को मेजर करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर, भैया एनर्जी तो है ही नहीं, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन याद रखना किस चीज को मेजर करता है, ऊर्जा को, इंग्लिश में एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को मेजर करता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज फ्लो इन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, या फिर उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, या फिर विभव से स्वतंत्र होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋण आवेश का जो आपका प्रवाह होता है वो याद रखना हमेशा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी कि फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर कि हीट नहीं होता है, विट होता है। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है किसको मापने में। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू मेजर
हमेशा याद रखना, प्रतिरोध को मापने में यानी कि रेसिस्टेंस को मापने में इसका यूज करते हैं। और कैसा रेसिस्टेंस, तो याद रखना उच्च रेसिस्टेंस, हाई लेवल का रेसिस्टेंस, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि टेलीविजन संचार में आमतौर में उपयुक्त आवृत्ति परास क्या है? द फ्रीक्वेंसी रेंज जनरली यूज इन टेलीविजन ट्रांसमिशन इज, वो होता है 30 से 300। 30 से 300 क्या, यहां पे यूनिट में गड़बड़ी होगी क्योंकि ऑप्शन में क्या है 30 से 300 हर एक में है, लेकिन याद रखना 30 से 300 मेगा हर्ट्ज। ओके, तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि आयाम मॉड्यूलेशन में मॉड्यूलेशन सूचकांक क्या होता है? मॉड्यूलेशन इंडेक्स इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कि मॉड्यूलन के विपरीत जो प्रक्रिया होती है यानी कि द अपोजिट प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन दैट इज कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं वी मॉड्यूलन यानी कि डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर कि लंबी दूरी तक, ठीक है, लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज माइनली यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो ट्रांसमिशन? भू तरंगों का यूज करते हैं या फिर दृष्टि तरंगों का यूज करते हैं या फिर आयान मंडलीय तरंगों का यूज करते हैं या फिर उपग्रह संचार का यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अगर हमें लंबी दूरी तक रेडियो प्रसारण करना हो तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं आयन मंडलीय तरंगों का, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 30 नंबर कि प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है, ठीक है। द ऑप्टिकल प्रकाशिक तंतु, जिसे इंग्लिश में हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं, ये आपका किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो हमेशा याद रखना ये तुम्हारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि वैसी युक्ति जो मॉड्यूलन तथा विमॉड्यूलन दोनों का कार्य करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अ डिवाइस विच परफॉर्म बोथ मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन, इसे हम लोग कहते हैं, याद रखना, लेजर नहीं, ना रडार ना फैक्स, इसे हम लोग मोडेम कहते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर कि वैद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी पोलराइज, इन्हें हम लोग किस तरीके से ध्रुवित कर सकते हैं? लेंस के द्वारा नहीं, दर्पण के द्वारा नहीं, प्रिज्म के द्वारा नहीं, इन्हें हम लोग पोलरॉइड की मदद से, बाईपोलरॉइड, हम लोग इसे ध्रुवित कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर कि प्रकाश किरणें के तीखे कोण पर मुड़ने की जो घटना होती है ना, प्रकाश किरण के तीखे मोड़ पर जो मुड़ने की घटना होती है वो आपका विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन कहलाता है। तो बी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे प्रकाश के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता है? आई मीन कि अगर तुम प्रकाश को अगर एक लाइट के फॉर्म में देखते हो, प्रकाश को अगर तुम वेव के फॉर्म में देखते हो, एक तरंग के फॉर्म में अगर उसे लेते हो, तो तुम भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत को नहीं समझ सकते। इसके लिए तुमको एक लाइट को कण के फॉर्म में, पार्टिकल के फॉर्म में मानना होगा, राइट। तो भैया लाइट तुम्हारे दोनों फॉर्म में अवेलेबल है, वेव के फॉर्म में भी, कण के फॉर्म में भी, लेकिन वेव के फॉर्म में ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का सिद्धांत है ना, ये प्रूफ नहीं कर पाया है, ठीक है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी पीछे हम लोग मतलब ज्यादा हम लोग डीप में जाने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि आज ही आपका एग्जाम है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इंद्रधनुष प्राकृतिक उदाहरण है, ठीक है। जो आपका रेनबो होता है इज नेचुरल एग्जाम्पल किस चीज का? अपवर्तन का, परावर्तन का, या फिर अपवर्तन, परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका रेनबो होता है, इंद्रधनुष होता है, वो भैया क्या होता है? तीनों का, अपवर्तन, परावर्तन एंड वर्ण विक्षेपण, इन तीनों के सिद्धांत के अनुसार ये जो आपका इंद्रधनुष है, इन तीनों की मदद से, तीनों जब प्रक्रिया होती है तब जाके आपका इंद्रधनुष का निर्माण हो पाता है। तो सी वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में देखा जाए तो रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एज कैरेक्टर डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। ओके, 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भैया वैद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवन किया जा सकता है पोलरॉइड के द्वारा, अभी हमने देखा बाईपोलरॉइड। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन, मृग मरीचिका का क्या कराना है? अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मतलब इंपॉर्टेंट तो सारे ही है भाई, सारे के सारे हैं क्योंकि पीवाई क्यों है तो सारे ही हैं, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मृग मरीचिका का क्या कारण होता है? याद रखना, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि डिफ्रैक्शन एंड एब्सोल्यूट इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण है? भैया ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है भाई, जनरल नॉलेज की बेसिक सी क्वेश्चन है एकदम। व्हाट इज द रीजन वाई द स्काई लुक्स ब्लू, यानी कि जो तुम्हारा आसमान होता है वो नीला कलर का होता है, इसके पीछे का क्या रीजन होता है? प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन सही होगा, हमेशा याद रखना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर कि सौर ऊर्जा में उपस्थित काली रेखाएं को क्या कहा जाता है? द ब्रेक लाइन प्रेजेंट इन सोलर लाइट आर कॉल्ड, इसे हम लोग कहते हैं फ्रॉनहोफर रेखाएं। क्या बोलते हैं? फ्रॉनहोफर रेखाएं बोलते हैं। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त पदार्थ निम्नलिखित में कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सब्सटेंस फॉर मेकिंग द क्रोड ऑफ द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का कोड बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो उपयुक्त पदार्थ है वो कौन सा है? मुलायम इस्पात, हमेशा याद रखना, यानी कि मिल्ड स्टील, ठीक है। तो ए वाला ऑप्शन आप सभी के सामने बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और तुम मुझे ये बताओ कि एसी करंट पे काम करता है ट्रांसफार्मर या फिर डीसी करंट पे काम करता है? तो याद रखना हमेशा एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट पे काम करता है तुम्हारा ट्रांसफार्मर। ओके, अब आगे क्वेश्चन नहीं है जी। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। आज के इस क्लास में मैंने कोशिश करा जितने सारे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको क्लियर करा है। तो थैंक यू सो मच आप सभी को यहाँ तक आने के लिए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक कर दो एंड साथ में चाहो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपके जो भी हेल्पफुल कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को यहाँ तक आने के लिए एंड ऑल द बेस्ट आप सभी को। आपका आज एग्जाम है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यही बोलना चाहिए था भाई, ऑल द बेस्ट अपने एग्जाम के लिए। बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को देखिए और जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा हबड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अच्छी तरीके से चीज़ों को देखो, समझो एंड रिकॉल करने की कोशिश करो। देन उसके बाद वहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर नहीं, जो भी आपका जिस पे उत्तर को एक्सप्लेन किया जाता है वहाँ पे फिर उतारो उस चीज़ को, राइट। तो भाई पहले बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, टाइम तुमको पूरा मिलेगा, ठीक है। और सही तरीके से क्या करो, बना के आओ एंड मुझे आके फाइनली कमेंट करो तुम कि भैया आपकी वजह से मेरा जो बोर्ड का एग्जाम है, सॉरी कंपार्टमेंट एग्जाम है, वो काफ़ी अच्छा गया। तो उस चीज़ की जो खुशी होगी ना भाई, पूछो मत, क्योंकि आपके लिए मैंने इतने मेहनत करा। ए वीडियो मैं बोलूँ 2 बज रहे हैं, ठीक है, और ए वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ अभी आप सभी के लिए, ठीक है। और आप सभी का इतना ज़्यादा मोटिवेशन है, इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है आप सभी का, इतना सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप सभी के, ठीक है, बहुत अच्छे जो कि मुझे लिटरली भाई मोटिवेट कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपना सपोर्ट ऐसे ही बना के रखो, ठीक है। और साथ छोड़ के जाना नहीं है। अगर मैंने आपकी ऐसी मुसीबत में साथ दी है तो प्लीज़ ये जो हमारा बंधन है, ये जो हमारा रिलेशन है, बिल्ड होने दो, ठीक है, और ऐसे ही बने रहने दो हमेशा के लिए, ठीक है। ओके, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वायरी है, आप नीचे जल्दी कमेंट करो। आपका जो भी क्वायरी है मैं सबका जो भी क्वायरी है वो सोल्व करूंगा, जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बी पॉजिटिव एंड कीप डूइंग, विश ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच आप सभी को। जय हिंद एंड लव यू बच्चों।